हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडिया एंड हिस्ट्री की 5 यूनिट को, टेलीविजन एंड स्टडी ऑफ डिजिटल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का अध्ययन। ये हमारी लास्ट यूनिट है इस पेपर की। इसके बाद जो है हमारा पेपर की मैंने सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी, तो सारी वीडियोस आप लोग देख लेना। और इसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाएंगे और उस पे आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको आंसर्स करना है उन क्वेश्चंस को और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पेपर के। क्योंकि नया पेपर है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो आपकी स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको हम ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट करेंगे और कैसे उनके आंसर्स करने हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ये अपनी लास्ट वाली यूनिट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ना क्या है हमें इसमें। तो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है, भारत में टेलीविजन और प्रोग्रामिंग के उद्भव का विज्ञान, यानी कि भारत में इंडिया में कब जो है टेलीविजन और टेलीग्राम की जो है स्टार्टिंग कब होती है, उसका कब से जन्म होता है, उसका उसके बारे में हमें जानना है। डिजिटल मीडिया के महत्व को समझना है और इससे संबंधित आशंकाओं को जानना है। डिजिटल मीडिया हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1940 के दशक में, यानी कि जब 1940 के दशक के अंत में और 1950 के दशक के प्रारंभ में टेलीविजन अमेरिका और ब्रिटेन के घरों में लोगों के आराम के लिए एक माध्यम के रूप में उपलब्ध हो गया। यानी कि टेलीविजन जो है 1900, हम देखते हैं कि 1940 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन पहले ये सबसे पहले कहाँ पे, अमेरिका और ब्रिटेन में ही के लोग ही उसको इस्तेमाल करते थे। समकालीन दुनिया में ओटीटी सेवाओं और यूट्यूब जैसे न्यू मीडिया का प्रसार दुनिया भर में इंटरनेट के प्रभावशाली प्रसार से सहायता प्राप्त कर है, और कोई भी यह विश्वास कर सकता है कि टेलीविजन अप्रासंगिक हो गया है। अब हम क्या देखते हैं, हालांकि आज के टाइम में क्या है, ओटीटी आ गया है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उससे क्या हो गया है कि टेलीविजन लोगों ने कम देखना बंद कर दिया है। बहुत कम लोग जो है अब टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन ओटीटी जो है आजकल टेलीविजन पर भी हम सीधा वाईफाई के थ्रू और उसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अप्रासंगिक हो गया कि टेलीविजन की कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, मोबाइल वगैरह आने से जो है कम जरूर हो गई है उसमें टेलीविजन में दिलचस्पी, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग जो है टेलीविजन को यूज करते हैं न्यूज वगैरह सुनने के लिए और बाकी भी प्रोग्राम्स देखने के लिए भी। हालांकि जोनाथन ग्रे और अमांडा लोट्स जैसे विद्वानों ने टेलीविजन के इस तरह की त्वरित परित्याग के खिलाफ यह कहते हुए चेतावनी दी है कि इंटरनेट के युग में देखने के पूर्व इंटरनेट तरीकों के साथ साथ कार्यक्रमों के प्रकार भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर अधिकांश एपिसोड सप्ताह में एक बार दिखाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे इंटरनेट के उद्भव से पहले थे। दरअसल भारतीय संदर्भ में टेलीविजन ने लोकप्रिय मीडिया की बात करते हुए अपना वर्चस्व बनाए रखा है। भारत में टेलीविजन के संक्षिप्त इतिहास पर पहले पाठ में पहले ही चर्चा हो चुकी है, और इसके बाद आगामी पृष्ठों में हम दूरदर्शन के साथ साथ निजी उपग्रह चैनलों का प्रोग्रामिंग के साथ के विकास पर विशेष ध्यान देंगे, जो भारतीय टेलीविजन परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भारत में अभी भी जो है टेलीविजन जो है वो लोकप्रिय मीडिया बना हुआ है। और इस हालांकि ऐसा हुआ है कि पहले सबसे पहले क्या था, टेलीविजन पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आते थे वो दूरदर्शन पे ही आते थे, लेकिन अभी सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो है चैनल पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं और उसमें आने वाले प्रोग्राम्स की जो वैरायटी है, जो उसमें जिस प्रकार के जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो भी अलग अलग हैं। संचार के साधन के रूप में टेलीविजन के महत्व का अंदाजा फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2021 से लगाया जा सकता है, जिसमें भारतीय उद्योग 2019 में 787 बिलियन रुपए होने का अनुमान है, जिसका 2023 तक 7% की CAGR पर 847 बिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।
बेसिक ये आंकड़ा दिया हुआ है कि कितना लोग जो है उससे कितना ज्यादा जो हम बोल सकते हैं पैसे कितने ज्यादा जनरेट होते हैं। टेलीविजन के साथ साथ यह पाठ भारत में डिजिटल मीडिया अर्थात सूचना को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग करने वाले मीडिया के रूप में पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दूरदर्शन युग यानी कि दूरदर्शन ईरा। स्वतंत्र भारत में नेहरू ने विकास के लिए संचार की नीति का पालन किया, जिसमें प्रेस, रेडियो और टेलीविजन को राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाने लगा और सरकार इसकी नीतियों और पहले से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। जैसे ही इंडिया को स्वतंत्रता मिली, हमने देखा कि हम जब रेडियो पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि 5 इयर्स प्लान में रेडियो के प्रसार के को उसको बढ़ाने के लिए जो 5 ईयर प्लान्स में उसको शामिल किया गया, यानी कि उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च किए गए। सेम उसी प्रकार से टेलीविजन पर भी और प्रेस पर भी, रेडियो पर भी, इन सभी साधनों को राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार का कार्य कर रही है। और लोग, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोगों को ये पूरा पूरा अधिकार भी है जानने का। और ये उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे यही एक साधन थे जिससे लोगों को पता चलता था सरकार के बारे में कि सरकार कौन कौन सी नीतियां ला रही है, कौन से प्रोग्राम्स ला रही है। तो दोनों ही तरीके से सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए और लोग सरकार क्या कर रही है ये जानने का एक महत्वपूर्ण, हम बोल सकते हैं बहुत ही अहम जो है माध्यम था टेलीविजन। टेलीविजन विशेष रूप से न केवल प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में सेवा करने के लिए था, बल्कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए भी था। और इसका प्रयोग जो है हम धीरे धीरे देखते हैं शिक्षा में भी किया जाने लगा। टेलीविजन का जन्म आधिकारिक तौर पर 1959 में दूरदर्शन के लॉन्च के साथ हुआ। तो पहली बार दूरदर्शन कब लॉन्च किया गया था? 1959 में। कब चलना स्टार्ट हुआ दूरदर्शन? 1959 में। लेकिन भारत में टेलीविजन के पद चिन्ह 1923 से है। लेकिन इसको टेलीविजन भारत में बेसिकली कब से है? 1923 से। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने केवल औपनिवेशिक भारतीय सरकार द्वारा आधिपत्य के लिए 1927 तक मुंबई और कलकत्ता में प्रसारण स्टेशनों की स्थापना कर ली थी। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जो कि जिसने औपनिवेशिक यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनसे लाइसेंस लेकर के 1927 में मुंबई और कलकत्ता में जो प्रसारण स्टेशन थे, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर लिए थे, जिसमें भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लियोनेल फिल्डन के नेतृत्व में जो 1935 में प्रसारण नियंत्रक बने और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के तहत ऑल इंडिया रेडियो ने भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों में सरकार के प्रचार को प्रसारित करने में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। स्वतंत्रता के बाद टेलीविजन को भारत में 1959 में दिल्ली में प्रयोगात्मक शैक्षणिक सेवा के रूप में पेश किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1959 में दिल्ली में इसको कैसे पेश किया गया? प्रयोगात्मक शैक्षिक सेवा। प्रारंभिक प्रसारण में सड़क पर चलने की समझ, खाद्य मिलावट और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल जैसे विषयों पर केंद्रित सप्ताह में 2 घंटे के लिए प्रसारण शामिल थे। और यह केवल 6 वर्ष बाद था कि हिंदी समाचार बुलेटिन और किसानों के लिए कृषि कार्यक्रमों के रूप में दैनिक एवं घंटे के सेवा कार्यक्रम दिखाई दे सके। यानी कि सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें सिर्फ कैसे प्रोग्राम आते थे कि सड़क पे कैसे चलना है, खाद्य में जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें मिलावट है उससे कैसे बचना है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको कैसे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी कैसे देखभाल करनी है। और ये सप्ताह में 2 ही घंटे का कार्यक्रम आता था। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें समाचार, हिंदी समाचार बुलेटिन भी आने लगी और किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम भी आने लग गए।
1970 के दशक तक टेलीविजन जो है देखना दिल्ली में मुट्ठी भर राजनीतिक अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। यानी कि 1970 तक टेलीविजन जो है बहुत कम लोगों के घरों में होता था, और वो भी कौन देखते थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते थे ना, और जो बड़े बड़े एलिट ग्रुप जो था, एलिट मतलब जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग थे और जिसके पास पैसा था, वही लोग टेलीविजन देखते थे। जबकि शेष भारत के लिए टेलीविजन उपलब्ध नहीं था। दूरदर्शन नामक एक अलग संगठन अस्तित्व में आने तक टेलीविजन 1976 तक ऑल इंडिया रेडियो का एक विंग बना रहा। हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से टेलीविजन को रेडियो से अलग किया गया 1976 में। उससे पहले वो रेडियो के साथ, रेडियो ट्रांसमिशन के साथ ही उसमें कौन सा प्रसारण आना है, क्या करना है, सारी देखरेख, नियम कानून किसके तहत बनाए जाते थे, रेडियो के तहत ही बनाए जाते थे। टेलीविजनरी इंदिरा गांधी के तहत न केवल टेलीविजन के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे, बल्कि दूरदर्शन ने आपातकाल लागू होने के दौरान एक सरकारी मुख्य पत्र के रूप में भी काम किया था, जिसका उद्देश्य सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को जनता तक अंकित करना था, जो सिंचाई, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि जैसे विकास लक्ष्यों के लिए अनुरूप था। यानी कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने टेलीविजन को बहुत ज्यादा महत्व दिया और उसके प्रसार प्रसार में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। और उस टाइम में जो दूरदर्शन था उसमें 1975 में जो इमरजेंसी लागू की थी उसके बारे में लोगों तक जागरूक किया गया, और उसके साथ साथ शिक्षा से संबंधित, सिंचाई से संबंधित और फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो है बातों को जो है टेलीविजन में दिखाया जाता था। देवी के अनुसार सरकार ने अपने विकास और राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन का उपयोग कैसे किया। विशेष रूप से आपातकाल के दौरान इसका एक प्रमुख उदाहरण 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लॉन्च में देखा जा सकता है। इस प्रयोग के तहत एक अमेरिकी प्रसारण उपग्रह का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के शैक्षणिक कार्यक्रम को राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 2000 से अधिक गांवों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। साथ ही SITE प्रयोग में ने सरकार को अपने विकास के एजेंडे को प्रसारित करने और शासन के अपने मॉडल को उजागर करने की अनुमति दी। प्रसार की स्वतंत्रता में कटौती और मीडिया के दुरुपयोग को देखते हुए बीजी वर्गीय समिति की स्थापना आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए की गई थी, जो हमने अपनी पिछली यूनिट में भी पढ़ा था। इसके लिए समिति ने प्रसार भारती या भारतीय प्रसारण निगम को एक स्वायत्त संगठन के रूप में बनाने की सिफारिश की, जिसकी देखरेख सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी, ताकि सरकारी प्रचार के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। हालांकि 1997 में प्रसार भारती अधिनियम पारित किया गया था। तो हम क्या देखते हैं कि टेलीविजन को भी रेगुलेट करने के लिए जो है नियम कानून सरकार द्वारा बनाए गए थे कि उसमें कौन से कार्यक्रम आने चाहिए, उसमें क्या क्या, किन किन कार्यक्रमों का प्रसारण होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं 1997 में प्रसार भारती अधिनियम पारित किया गया। प्रोग्रामिंग के संदर्भ में इन वर्षों के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर शुरुआती जोर मनोरंजन कार्यक्रमों, खेल, फिल्मों, नाटकों, संगीत जैसे कि चित्रहार और चित्रमाला जैसे शो में देखा जाता है। फिर जो है हम धीरे धीरे देखते हैं, सबसे पहले क्या सरकार की जो योजनाएं वगैरह है वो सब दिखाई जाती थी टेलीविजन पर। फिर धीरे धीरे क्या शैक्षणिक कार्यक्रम यानी कि स्टडी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स आने लग गए। फिर क्या है मनोरंजन से संबंधित प्रोग्राम आने लग गए, जिसमें कि खेल शामिल थे, स्पोर्ट्स, हाँ, मूवीज वगैरह, फिर नाटक वगैरह और गाने वगैरह दिखाए जाने लगे मूवी में। और जैसे कि चित्रहार, चित्रहार सबसे पुराना, हमारे टाइम में भी ये आता था जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम भी देखते थे चित्रहार। करंट अफेयर्स जैसे न्यूज लाइन और जनवाणी, यानी कि जो करंट में उस समय में क्या सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में न्यूज वगैरह। बच्चों के कार्यक्रम जैसे कि शक्तिमान, हमारे टाइम में ही आता था शक्तिमान, हम बहुत देखते थे इसको। और निश्चित रूप से समाचारों की अधिकता के साथ पूरक किया गया।
1982 के एशियाई खेलों के प्रसारण के साथ इनसैट 1A और बाद में इनसैट 1B जैसे उपग्रहों के साथ साथ विज्ञापन के माध्यम से रंगीन टेलीविजन और राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का युग औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। यानी कि 1982 से पहले जो टेलीविजन जो होते थे ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। और इवन जब हम छोटे बच्चे थे 1995 के आसपास और 1995 1996, उस टाइम में भी क्या कैसे टेलीविजन होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे ज्यादातर। हमारे गांव में जो टेलीविजन थे, हमारे घर में भी नहीं था, हम किसी और के घर में जाकर के देखते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही टेलीविजन होते थे। जो कलर टीवी थे वो बहुत बाद में आए। अच्छा, तो 1982 में इनसेट 1 और 2 उपग्रह यानी कि 2 सैटेलाइट के तहत जो है फिर जो जो ये कलर टीवी आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले तो हमने लास्ट वाली जो यूनिट में हमने डिस्कस किया था ना, कैसे स्टार्टिंग में तो कैसे सिनेमा की भी जो हुई, तो उसमें पहले मूक फिल्में बनती थी बिना आवाज वाली, फिर धीरे धीरे आवाज वाली बनने शुरू हुई और ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, फिर धीरे धीरे कलर वाली बनती गई। ठीक ऐसे ही ये टेलीविजन में भी पहले कैसा था कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर धीरे धीरे उसमें कलर टीवी आ गया। जब जो सैटेलाइट वगैरह का ज्यादा वो हो गया ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए सैटेलाइट का आविष्कार किया गया, सैटेलाइट भेजे गए, तो उससे फिर क्या हो गया, कलर टीवी प्रचलन में आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित पहला रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन था। तो पहला सबसे पहला जो कलर प्रोग्राम दिखाया गया, उसमें क्या दिखाया गया था, दिल्ली के जो लाल किला है उसमें जो राष्ट्रपति ने जो संबोधन किया था पूरे देश को, उसको दिखाया था। जिसका अर्थ है कि पूरा भारत अब एक ही समय में एक ही छवि देख सकता था और बढ़ते मध्यम वर्ग के रूप में एक नया दर्शक वर्ग बन गया था, जिसके लिए टेलीविजन घरेलू मनोरंजन का प्राथमिक साधन बनना था। फिर भी 1991 से पहले के दौर में दूरदर्शन संस्थागत स्वायत्तता की कमी, अपनी हिंदी और दिल्ली केंद्रित प्रोग्रामिंग नीति और सत्तारूढ़ पार्टी के खुले प्रचार के कारण स्वयं को एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में स्थापित करने में विफल रहा। 1991 में फिर भी इतना ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वही पॉलिटिकल, हालांकि उसमें दिखाए जाते थे बाकी के प्रोग्राम्स भी, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फिर भी उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। अभी तक अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे टेलीविजन में कौन कौन से चेंजेस आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह कब से जुड़ू स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम सोप ओपरा और धारावाहिक जो अलग अलग सीरियल आते हैं ना टीवी पे, उन सब के बारे में। जैसा कि रणजीत चक्रवर्ती और मुग्धा सेन गुप्ता ने उल्लेख किया है, दूरदर्शन पर धारावाहिक राजस्व अर्जन करने के साधन के रूप में नहीं उभरा, बल्कि विकास संचार से संबंधित सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए उभरा। यानी कि जो दूरदर्शन को बनाया गया था, सरकार उसको कोई ऐसा उससे पैसे कमाना नहीं चाहती थी, बल्कि अपना जो प्रचार प्रसार, अपने जो सामाजिक मुद्दे थे उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहती थी। मेक्सिको के टेलीविशो की सफलता की कहानी से सीख लेते हुए एक निजी वाणिज्यिक नेटवर्क, जिसने परिवार नियोजन, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोकप्रिय मेलोड्रामेटिक श्रृंखला का निर्माण किया, भारत में हम लोग नामक अपना पहला धारावाहिक बना। भारत में सबसे पहला कौन सा शो चला था, धारावाहिक सोप ओपरा, हम लोग, जिसमें इसमें क्या दिखाया गया था, जिसमें 156 एपिसोड शामिल थे, जो 1984 से 1985 के बीच सप्ताह में 2 बार प्रसारित होते थे। तो पहला ये क्या था, पहला भारतीय हम लोग पहला धारावाहिक था जिसमें 156 एपिसोड थे और हफ्ते में 2 बार आता था 1984 से 1985 के बीच तक। एक उत्तर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की कठिनाइयों के खिलाफ सेट शो ने राजनीतिक भ्रष्टाचार, अंडरवर्ल्ड गतिविधियों, भारतीय संयुक्त परिवार के मूल्यों, महिलाओं की समस्याओं, बेरोजगारी और तस्करी और परिवार नियोजन के विषयों की खोज की। धीरे धीरे फिर क्या है, इसमें और भी चीजों के बारे में बात की जाने लगी टेलीविजन में आने वाले शोज के तहत। यह शो नस्ले के
मैगी नूडल्स द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि यह रातों रात सफल हो गया था। इसके अलावा दर्शकों की प्रतिक्रिया के साथ के आधार पर शो के कथानक को नियमित रूप से संशोधित किया गया था। प्रभावी रूप से इसे एक ब्रांड, एक अविश्वसनीय धारावाहिक में बदल दिया गया, जिससे विज्ञापन राजस्व के मामले में दूरदर्शन के लिए लाखों की कमाई की। इससे क्या है, दूरदर्शन को भी बहुत फायदा हुआ, और दूरदर्शन को भी जो है इसमें जो एड वगैरह दिखाई जाने लगे तो उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसकी लोकप्रियता ने बुनियाद, नुक्कड़ और ये जो है कि जिंदगी जैसे समान शो बनाना सुनिश्चित किया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे और भी शो इसमें आने लगे टेलीविजन में। अन्य लोकप्रिय धारावाहिक में रजनी की पसंद शामिल है, जो एक मुखर मध्यम वर्ग की महिला के जीवन पर केंद्रित है, और नुक्कड़, जिसमें नुक्कड़ नामक झुग्गी के नागरिकों को दर्शाया गया था, जो अपने वर्ग के माध्यम से जाति और धार्मिक लाइनों से परे एकजुट थे और अस्तित्व के लिए अपने संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते थे। साथ ही दूरदर्शन सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, भारत एक खोज, गोविंद निहलानी तमस और जसपाल भट्टी फ्लॉप शो अप्रभावी लोक प्रशासन पर एक हास्यमय परिस्थिति आदि से जैसे प्रख्यात फिल्म निर्माताओं ने केवल दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए जुड़ा। यानी कि बहुत सारे उसके बाद सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और इन सब ने भी दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाना स्टार्ट कर दिए। ये पहले क्या बनाते थे, मूवी वगैरह बनाते थे। यह वह दौर भी था जब रामानंद सागर की रामायण और बी आर चोपड़ा की महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों को पहली बार भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। यानी कि उसी टाइम पे जो है रामानंद सागर की रामायण और महाभारत को देखने के लिए बहुत भीड़ जुटती थी, क्योंकि उस टाइम पर टेलीविजन बहुत कम लोगों के पास होता था, बहुत कम घरों में होता था। तो पूरा का पूरा मोहल्ला देखने के लिए आ जाता था टीवी रामायण, और जब महाभारत जब आती थी तो हमें भी याद है, हम जब छोटे थे तो हम भी देखने जाते थे, ऐसे ही पूरा पूरा घर भर जाता था उन लोगों का जिसके घर हम देखने जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेलीविजन होते ही नहीं थे ज्यादातर लोगों के पास। जिसमें दो शो हिंदू जनता के साथ साथ हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति और विचारधारा को गढ़ने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। विशेष रूप से बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भ में 1990 में ही हम देखते हैं कि उसी टाइम में जो है बाबरी मस्जिद का भी जो है मुद्दा सामने आता है। लेकिन इसके तहत हिंदी रामायण और महाभारत के तहत जो हिंदू जनता थी उनको काफी ज्यादा, क्योंकि ये धारावाहिक क्या थे, पौराणिक थे, भारतीय जो है हिंदू मैथोलॉजी पर बेस्ड थे, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। इन धारावाहिकों की लोकप्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है, कई समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया कि कई ग्रामीणों ने इन कार्यक्रमों के प्रसारण पर आराधना की और टेलीविजन सेटों की पूजा की। मतलब कि लोग जो है इतने ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे इन सबको देख करके कि टीवियों की ही पूजा करना शुरू हो गए थे, कि टीवी पे भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। ठीक है। मुख्य अभिनेता अरुण गोविल या राम और दीपिका या सीता ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति, रैलियों और पार्टियों को समर्थन देने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। और फिर जो राम बनते थे ना, अरुण गोविल, और जो सीता बनती थी दीपिका जिनका नाम था, उन्होंने जो है राजनीतिक जो रैलियां होती थी, हिंदू जो जनता थी उनको, हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए वो जो राष्ट्रवादी जो राजनीतिक दल थे उनके साथ उन्होंने प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह महाभारत के लिए रविवार की सुबह जब कार्यक्रम प्रसारित किया गया था तो सड़कों को सुनसान बताया गया था। इसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि इसने 1990 तक अन्य सभी टेलीविजन कार्यक्रमों चक्रवर्ती और सेन के बीच उत्तम दर्शक रेटिंग हासिल की। यानी कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए थे, आज के टर्म्स में बोले तो रामायण और महाभारत उस टाइम में बहुत वायरल हो गए थे एकदम से। और जो उनको उनके जो किरदार निभा रहे थे वो उससे भी ज्यादा वायरल हो गए थे, और इतने वायरल हो गए थे जैसे आजकल है ना सोशल इन्फ्लुएंसर, उसी टाइम के वो पब्लिक इन्फ्लुएंसर बन गए थे जिन्होंने राम का और सीता का जो रोल प्ले किया था। और फिर उन इन्फ्लुएंसर को आज भी यूज किया जाता है जनता को से अपनी बातें पहुंचाने के लिए जनता तक। और इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में क्या है, अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट्स वगैरह के उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
तो ये जो राम और सीता बनते थे वो क्या कर रहे थे, वो पब्लिक जो राजनीतिक पार्टीज थी वो उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऑब्वियसली पैसे तो लेते ही होंगे। समाचार चैनल, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार टेलीविजन में समाचार चैनल ऐड किए गए। ठीक है, भारत में दशकों तक दूरदर्शन के एकाधिकार को 1991 के बाद एनडीटीवी 24/7, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, बीबीसी वर्ल्ड, अल जजीरा, सीएनएन चैनल, न्यूज एशिया आदि जैसे निजी चैनलों के उदय ने चुनौती मिली। हम क्या देखते हैं, 1991 में हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि इंडिया ने अपनी मार्केट जो है वो ओपन मार्केट कर दी थी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और ओपन मार्केट करने से क्या हो गया था, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रभाव जो है हम टेलीविजन पर भी देखते हैं। और बाहरी दुनिया के, बाहरी देशों के बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स जो है भारत में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए, इन्होंने अपनी सेवाएं देना स्टार्ट कर दी। हालांकि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन कब शुरू हुआ इसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सीएनएन के माध्यम से खाड़ी युद्ध के प्रसारण ने भारत के में उपग्रह समाचारों की मांग को तेज कर दिया था। हालांकि यह हांगकांग के से बाहर स्थित स्टार सैटेलाइट टेलीविजन एशियन सीरीज रीजन टीवी था। स्टार जो है वो कहाँ का है, हांगकांग का है, जो पश्चिमी मुख्य रूप से अमेरिकी प्रोग्रामिंग की मांग को पहचानने वाले पहला प्रमुख वैश्विक नायक था। और 1991 में स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, चैनल टीवी, बीबीसी वर्ल्ड और स्टार मूवीज नामक चैनलों के समूह के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 1992 में सुभाष चंद्रा का जी टीवी हालांकि भी आया। 1992 में जी टीवी आया। और 1991 में कौन कौन से टेलीविजन नए चैनल आए, स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, चैनल वी, बीबीसी वर्ल्ड और स्टार मूवीज, ये चैनल 1991 में आए। 1992 का जो जी टीवी है, एक टाइम पे काफी फेमस था, आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया आने से जो है स्टार प्लस और ये सब कम हो गए हैं। हालांकि अभी भी जो घरेलू महिलाएं हैं वो इसको देखती ही हैं, इसमें आने वाले धारावाहिक वो बहुत, डेली शोप जो है वो बहुत पसंद करती हैं। हालांकि ये देखते हुए कि घरेलू निजी नेटवर्क को समाचार प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी, जी ने समाचार प्रसारण नियमों को दरकिनार करने के लिए 1993 में भारत के बाहर स्थित समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के साथ भागीदारी की और कुछ ही वर्षों में इसको 24/7 समाचार चैनल के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिससे 24/7 निजी राष्ट्रीय समाचार चैनलों के युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्टार, एबीवीपी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी और 24/7 और एनडीटीवी इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बीच यानी कि ये नए जो है न्यूज चैनल स्टार्ट हुए। इस बीच निजी अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारकों की घुसपैठ ने पश्चिमीकरण के पक्ष में भारतीय मूल्यों के संभावित कमजोर पड़ने पर संदेह और चिंताओं को जन्म दिया। क्या बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे जब वेस्टर्न वो आ गए, चैनल्स आ गए, तो भारत की जो संस्कृति है उसको उन्होंने खराब करने की कोशिश की है, ऐसा बोलने का ये प्रयास किया जा रहा है इस लाइन के द्वारा। उसका आप जो है कैसे उसको एनालाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको लगता है कि बाहर के जो चैनल्स आ गए हैं उसने भारत की संस्कृति को खराब किया है। खैर जो भी है, परिणामत भारत सरकार ने दूरदर्शन के साथ साथ अपनी प्रोग्रामिंग नीति के प्रति अपने स्वयं के दृष्टिकोण को संशोधित करने का प्रयास किया। न केवल दूरदर्शन पर मनोरंजन कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई, बल्कि चैनलों की संख्या का भी विस्तार किया गया, जिसमें डीडी मेट्रो भी शामिल था, जो बाजार आधारित उपभोक्तावाद की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए था। यानी कि जब देखा कि भाई बाहर के चैनल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में भी जो दूरदर्शन से संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको चेंज किया गया और नए चैनल भी ऐड किए गए, जिसमें डीडी मेट्रो भी शामिल था। इसके अलावा जब समाचार प्रोग्रामिंग की बात आती है तो यह स्टूडियो बहस, पैनल चर्चा, वृत्तचित्र और साक्षात्कार के रूप में हो, या याद रखना चाहिए कि चर्चाओं और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराओं और
एंकर की व्यक्तिगत मान्यताओं की राजनीति या उस संगठन की राजनीति द्वारा सूचित किया जाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं या उनके लक्षित दर्शक हैं। अतः किसी को मीडिया कथनों के सर्जन, पुनर्सर्जन और खपत को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे जो सामाजिक प्रवचनों का उत्पादन करते हैं उनकी सामग्री समग्र समझ विकसित हो सके। क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आजकल के टाइम में तो क्या हो गया है, बहुत सारी चीजें जो है न्यूज चैनलों में भी और बाकी के चैनलों में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन जनता को उसको सोच समझ के एनालाइज करके देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही भी है या गलत है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दशकों से टेलीविजन का तेजी से विकास सामग्री, प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और उपभोग के तरीकों में स्पष्ट परिवर्तन से मेल खाता है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 1918 निजी टेलीविजन चैनलों का आंकड़ा बताया गया है जिनके पास मार्च 2020 तक संचालन की अनुमति है। यानी कि कितने निजी चैनल थे? 1918। काफी ज्यादा मात्रा है। जिसमें से 392 समाचार चैनल और 526 जो है गैर समाचार चैनल हैं। इसके अलावा प्रिंट के प्रसारण और डिजिटल मीडिया के विभिन्न रूपों के अभिसरण ने यह सुनिश्चित किया है कि समाचार उत्पादन भी सोशल मीडिया पर तेजी से भरोसा करने लगा है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करता है कि समाचार प्रोग्रामिंग संवादात्मक और इंटरेक्टिव दोनों हैं। वास्तव में जैसा कि देवी कहती है, समाचार चक्र ने सूचना के मुख्य रूप में एक तरफा प्रसारण में से एक इंटरैक्टिव प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जहां ध्यान इस तरह की रोजमर्रा की घटनाओं का विश्लेषण, जांच और पता लगाने पर है। किस तरीके से टेलीविजन में जो है चेंजेस आए हैं वो बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका वो क्या है, डिजिटल मीडिया। किस प्रकार से टेलीविजन में जो है और जो डिजिटल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल, इसमें चेंजेस आए। प्रारंभ में विद्वानों ने पुराने और नए मीडिया के बीच एक स्पष्ट सीमांकन पर जोर दिया, जिसके बाद में तकनीकी कलाकृतियों और उपकरणों की विशेषता थी, गतिविधियां, प्रथाएं, उपयोग और सामाजिक व्यवस्था और संगठन जो उपकरणों और प्रथाओं के आसपास बनती हैं। हालांकि धीरे धीरे पामेला फिलिपोस जैसे संगीत सिद्धांतकार विद्वान दोनों के बीच कड़े विभाजन से भिन्न हो गए। उन्होंने नया और नवीन मीडिया के रूप में संदर्भित करना पसंद किया, यानी कि नया मीडिया जो है शामिल हो गया। पुराना मीडिया मतलब जो रेडियो, टेलीविजन वगैरह ये सब चीजें थे, अब नया क्या है, डिजिटलाइजेशन। यह कहने के बाद हमारे लिए स्वीकार करना अनिवार्य है कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया, जैसे मैकवेल परिभाषित करता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी ग्रंथों, सभी एन्कोडेड और डिकोड किए गए नए रूपों के प्रतीकात्मक अर्थ को एक द्विधारी कोड में बदला जा सकता है और उत्पादन, वितरण और भंडारण की एक ही सामग्री को साझा कर सकता है, ने लोगों के शक्ति संतुलन में बदलाव किया है। क्योंकि संचार अब एक तरफा नहीं है बल्कि कहीं अधिक संवेदनात्मक है। डिजिटल मीडिया के लिए विशेषता तत्कालिकता और अभिसरण की है, जबकि पूर्व में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कहानियां, समाचार, घटनाएं आदि का सहभाजन कैसे किया जाए। इंटरनेट को धन्यवाद अभिसरण, जैसा कि हमने पहले देखा है, यह संदर्भित करता है कि कैसे मीडिया का कोई भी पूर्व रूप विद्यमान नहीं है, बल्कि इसके बजाय वे एकजुट हो गए हैं। इस प्रकार भले ही इंटरनेट चुनिंदा पेशेवरों के बीच संचार के साधन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन यह समकालीन दुनिया में संचार के लगभग अपरिहार्य स्वरूप में विस्तार जनसंचार के पिछले रूपों के प्रतिस्थापन के बजाय स्वयं को स्थापित करने में सफल रहा है। यानी कि हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो पहले कैसे स्टार्ट हुआ था, कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कहीं का भी हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, सबके पास डिजिटल मीडिया यूज करने का रिसोर्सेज अवेलेबल है। और सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है, फोन।
फोन आने से, मोबाइल आने से जो क्रांति आई है डिजिटल मीडिया में, वो बहुत ही हम बोल सकते हैं एकदम बहुत तेजी से आई है। भारतीय संदर्भ में पामेला फिलिपोस ने 2011-15 के बीच के वर्षों को मीडिया कर्त अर्थ दशक के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के विकास के बीच सोशल मीडिया ने भी आकर्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया और डिजिटलीकरण द्वारा सहायता प्राप्त मीडिया के अभिसरण पर प्रकाश डाला है। ये उनकी कोटेशन है। इस प्रकार पिछले एक दशक में इंटरनेट का जो विकास शानदार रहा है, देश दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दावा करता है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं। होंगे ही, 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबके पास फोन है, सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे नंबर पे तो क्या पहले नंबर पे भी आ जाएगा भारत। और आज के टाइम में देख रहे हैं तो आप जैसे स्टूडेंट्स भी जो है डिजिटल मीडिया का ही यूज कर रहे हो, किताबें आप भी नहीं पढ़ते हो। वास्तव में इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कंटार IMRB द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित रिपोर्ट मोबाइल इंटरनेट इन इंडिया 2017 में दिसंबर 2017 तक लगभग भारत में लगभग 291 मिलियन शहरी और 187 मिलियन ग्रामीण मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का अनुमान लगाया गया है। देख लो कितने ज्यादा हैं, 291 मिलियन शहर में और 187 मिलियन ग्रामीण में, यानी कि गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कंटार IMRB द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित रिपोर्ट मोबाइल इंटरनेट इन इंडिया 2017 में दिसंबर 19 2017 तक भारत में लगभग 291 मिलियन शहरी और 187 मिलियन ग्रामीण मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 59% इंटरनेट पहुंच के साथ शहरी भारत में मंदी आने की संभावना है, जबकि ग्रामीण भारत, जिसमें केवल 18% मोबाइल इंटरनेट की पहुंच है, को विकास के अगले क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। भारत में डिजिटलीकरण के भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया परियोजना द्वारा और सहायता प्रदान की गई है, जिसमें नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण, शासन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण डिजिटलीकरण पर नए सिरे से जोर देने और सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने को अभियान के मुख्य उद्देश्यों के रूप में चिन्हित किया गया है। अब हम देखते हैं डिजिटल मीडिया के प्रभाव। गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, निगरानी यानी कि सर्विलेंस, मिथ्या कथन यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन और असत्य सूचना। असत्य सूचना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ्या कथन मतलब कि डिस इन्फॉर्मेशन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर मिथ्या कथन को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो कैसे डिजिटल मीडिया का प्रभाव क्या पड़ा है और किस प्रकार से डिजिटल मीडिया के आने से हमारी प्राइवेसी पर भी फर्क पड़ा है और सर्विलेंस भी बढ़ गई है, और किस प्रकार से गलत सूचना का भी लोगों तक पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा, डिजिटल मीडिया के तहत, यानी कि कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े हैं। यद्यपि इंटरनेट को भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं के पार तेज सौहार्द बनाने की अपनी क्रांतिकारी क्षमता के लिए सराहा गया है, लेकिन नागरिकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को और खोल दिया गया है, जो एक दूसरे के साथ साथ अपने राजनीतिक नेताओं के साथ बात बातचीत और विचारों के आदान प्रदान में शामिल होने के इच्छुक है। इंटरनेट की पहुंच में बाधाएं, चाहे वह वर्ग या लिंग की तर्ज पर विद्यमान है, साथ ही गोपनीयता के मुद्दे के साथ साथ असत्य सूचना के मुद्दों के बारे में बढ़ती चिंताएं हैं। यानी कि आज के टाइम में क्या हो गया है कि हम कह नहीं सकते कि क्या जो है सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है, और लोग क्या है ना उसी पर विश्वास कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे बताई जाने वाली हर बात सही नहीं होती है, सोशल मीडिया पे बताई जाने वाली हर जो कहानी है वो सच्ची नहीं होती है। लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया पे स्पेशली जब इसका लो
राजनीतिक मुद्दों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो हैं सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, गलत न्यूज वगैरह फैलाई जाती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इससे क्या हो गया, प्राइवेसी पर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी हम या फिर इंटरनेट वगैरह पे हमारा आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहती है इन कंपनीज के पास। ठीक है, तो हमारी प्राइवेसी, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐप जो है वो हमारी लोकेशन, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इवन मोबाइल फोन में आज के टाइम में ऐसा भी हो गया है, हम जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड करके उसी के हिसाब से आपको एड वगैरह दिखाता है, उसी के हिसाब से आपको जो सर्च इंजन है वहां पर चीजें आती हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है एक इशू भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हमारी प्राइवेसी बिल्कुल भी रही नहीं है। हर चीज का जो है मोबाइल पर जो है रिकॉर्डिंग हो चलती रहती है। और स्पेशली जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ये बहुत खतरनाक चीज है। एक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के सबसे गंभीर खतरों में से एक ट्रोलिंग के रूप में उभरा है। ट्रोल किया जाता है लोगों को, है ना, किसी को भी कुछ भी ट्रोल कर देते हैं लोग। कार्ला मंटीला के अनुसार ट्रोलिंग में अक्सर ऑनलाइन टिप्पणियां करना या ऐसे व्यवहारों में संलग्न होना शामिल होता है जो जानबूझकर कष्टप्रद या विघटनकारी होते हैं और मुख्य रूप से लुल्स या अस्पष्ट सहानुभूतिहीन हंसी की भावना के लिए किया जाता है। ट्रोल्स किसके लिए किया जाता है? उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ट्रोलिंग ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहीं अधिक भयावह मोड़ ले लिया है। उदाहरण के लिए जेंडर ट्रोलिंग का उद्देश्य महिलाओं के बीच डर पैदा करना और उन्हें उनकी आपत्तिजनक राय के साथ ऑनलाइन सार्वजनिक संवाद से बाहर निकालना है। मंटीला ने लैंगिक ट्रोलिंग की निम्नलिखित विशेषताओं को चिन्हित किया है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रोल किया जा रहा है वो लड़कियों को ट्रोल किया जाता है। पापा की परी जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है आज के टाइम में, फराज पापा की परी, कुछ नहीं तो वही हर चीज में जो है कुछ भी गलत लड़कियां करती हैं तो बहुत ट्रोल किया जाता है इस जो है वाक्य का इस्तेमाल करके, और जो बहुत गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है। और जो लड़के जो करते हैं पापा के सांड, ऐसा भी कुछ ट्रोलिंग होनी चाहिए ना, कितने सारी बकवास काम करते हैं लड़के हमेशा, जिससे जो है ये बहुत गलत है। तो इस प्रकार से दोनों ही, चाहे जेंडर जो है किसी भी जेंडर को लेकर के किसी भी उस पे कोई भी ट्रोलिंग नहीं की जानी चाहिए, ये बहुत गलत है। और ये मंटीला जो है उसी के ही बता रही है कि किस प्रकार से महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है ट्रोलिंग और इसका फेस करना पड़ रहा है आज के टाइम में। सर्वप्रथम लिंग ट्रोल अक्सर झुंड या भीड़ का आकार लेते हैं और पीड़ित पर एक समन्वित हमला करते हैं जो हमलों की भारी मात्रा में अनुभूत हो जाता है, कभी कभी निरंतर अवधि के लिए संख्या प्रति घंटों सेकंडों में होती है। इसके अलावा ये हमें हमले लैंगिक विशिष्ट है और मुख्य महिलाओं का अपमान करने और अपमानित करने और उनमें डर पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। दूसरे लैंगिक ट्रोलिंग में ग्राफिक यौन और लैंगिक अपमान, बलात्कार की धमकियों, हत्या की धमकियों, यातना की धमकियों, डॉक्सिंग, किसी व्यक्ति की ऑनलाइन उपस्थिति की ऑफलाइन पहचान का प्रकटन करना या लक्ष्य के घर या कामकाज के पते पोस्ट करना और दूसरों की उनकी नौकरी या उनकी शारीरिक सुरक्षा के नुकसान की धमकी देने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, जो सामाजिक रूप से ऑनलाइन दुरुपयोग है। इसी प्रकार भारत में महिलाओं और मौखिक इसी प्रकार भारत में महिलाओं और मौखिक दुर्व्यवहार के अपने अध्ययन में अंजा कोवाक्स, रिचा पोड्टे और शोभा एक्सवी ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन एक महिला होने का मतलब एक भारतीय शहर, कस्बे या गांव की सड़कों पर चलने वाली महिला होने के समान है, क्योंकि ये दोनों में पितृसत्ता के एक अलिखित कानून का उल्लंघन होता है, एक ऐसी जगह पर पार करना जहां आपको नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑन बहुत सारे लोगों को तो ऑनलाइन जो स्पेशली जो शहरों की कामकाजी महिलाएं हैं तो वो तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है घरों में महिलाओं को ऑनलाइन जो सोशल मीडिया वगैरह यूज करने पर भी यूज भी नहीं करने दिया जाता है, स्पेशली गांव में।
गांव में आज भी क्या है, फेसबुक पे अकाउंट क्यों है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्यों है, तुम फेसबुक नहीं चला सकती, तुम इंस्टाग्राम नहीं चला सकती, तुम फोन पे ज्यादा देर फोन पे क्यों हो, तुम ज्यादा देर फोन पे बातें क्यों कर रही हो। तो एक तरह प्रकार से कि इस चीज को भी महिलाओं, स्पेशली महिलाओं के उसमें और लड़कियों के उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा? जो परिवार के जो पुरुष है। तो हम देखते हैं कि इसमें भी जो ये हम देखते हैं पेट्रियार्की को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी फीमेल को ये सारी डिजिटल मीडिया यूज करने पर भी उनको उनके ऊपर बैन लगाया जाता है या उनको रोका जाता है। बढ़ते डिजिटलीकरण का मतलब यह भी है कि लाभ और राजस्व को अधिकतम करने के प्रयास बढ़ रहे हैं, जिससे पेड न्यूज जैसी अनैतिक प्रथाएं हो रही हैं, जिसमें शुल्क के बदले कंपनियों, राजनीतिक दलों का सकारात्मक कवरेज शामिल है। निजी संध्या, जिसमें एक मीडिया हाउस को अनुकूल समाचार कवरेज के बदले में एक कंपनी की एक्टिविटी में हिस्सा दिया जाता है। रिपोर्ट टर्स का सनसनीखेज सौंदर्य शास्त्र, जहां समाचार रिपोर्टिंग को अक्सर एक उत्तेजक कोण दिया जाता है। और ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम, जिसमें निराधार जानकारी को समाचार के रूप में पालित किया जाता है, केवल समाचार प्रसारण के प्रथम माध्यम बनने की दौड़ में। यानी कि ऐसे ऐसे आजकल मीडिया का यूज जो है, न्यूज़पेपर में भी खरा बेकार की न्यूज़ें शामिल करने के लिए सनसनीखेज ये वो फलाने धमकाने, पता नहीं कितने सारे न्यूज चैनल्स पे आज के टाइम में और सोशल मीडिया में भी जो है बहुत सारी चीजें जो है शामिल कर दी गई हैं, जिससे कि और ऐसी ऐसी उनको नाम दिए जाते हैं जिससे उनकी जो है टीआरपी वगैरह ज्यादा बढ़े। अभूतपूर्व बात यह है कि एक नकली समाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें राजनीतिक और मौद्रिक लाभ के लिए वेबसाइटों, फेसबुक पेजों, व्हाट्सएप समूहों और पेड ट्रोल्स के गठजोड़ के माध्यम से नकली समाचारों का उत्पादन, निर्वाह और बड़े पैमाने पर वितरण संभव हो जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि आजकल फेक न्यूज, फेक वो सारी चीजें और स्पेशली जो है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है ट्रोल्स करवाती है, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए उनको ट्रोल किया जाता है। तो आज के टाइम में ये सारी चीजें जो है डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ये बहुत ही हम देख सकते हैं कि उसका बुरा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ओके। भारतीय संदर्भ में असत्य सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार ने पहले ही मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक तनाव सहित हिंसा के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को जन्म दिया। और इससे क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग और जो सामाजिक कम्युनल वायलेंस, कम्युनल जो हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, इसके तहत किसके द्वारा? डिजिटलाइजेशन के तहत और फेक न्यूज वगैरह, फेक इंफॉर्मेशन दे करके। यह तर्क दिया गया है कि भारत की अर्ध साक्षर ग्रामीण आबादी नकली समाचारों के कहीं अधिक संवेदनशील है, क्योंकि वे डिजिटल मीडिया से उभरने वाली खबरों को देखते हैं, विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्य धारा के समाचार आउटलेट्स के रूप में विश्वसनीय है। हालांकि इस संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा एनालाइज करना नहीं जानते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है उसी को वो विश्वास कर लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत भी खराब जो है प्रभाव उन पे पड़ जाता है और वो उसी चीज को सत्य मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है। जिसमें ये जो है सहाना उडुपा ने आजाद मैदान विरोध के अध्ययन का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें शुरू में 2012 में मुंबई में रजा अकादमी द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली के रूप में योजनाबंद किया गया था, जो असम में बांग्लादेश से मुस्लिम प्रवासियों पर बाडो जातियों समूह द्वारा कथित हिंसा के विरोध में था और साथ ही म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमलों के विरोध में था। मुंबई की सीमाओं के बाहर मुस्लिम शिकायत की भावना पैदा करने के लिए, लेकिन जल्द ही हिंसा और अराजकता में शामिल हो गया, जिसमें आग लगा दी गई और वैन टायर और पुलिस स्टेशन जले हुए थे। यानी कि किस प्रकार से जो है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है और फिर उसका जो है बहुत ही बुरा जो है अंजाम देखने के लिए मिलता है। गोपनीयता और बड़े पैमाने पर गलत सूचना पर चिंताओं के अलावा डिजिटल मीडिया और निगरानी के बीच संबंधित नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए उनकी सूचित सहमति के बिना नागरिकों को सार्वजनिक और निजी जानकारी के एकीकरण पर जोर दिया जाता है।
की तेजी से पता लगा जा रहा है। मतलब कि आज के टाइम में हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारे एप्स वगैरह में वो हमसे परमिशन मांगते हैं हमारे फोटोज को एक्सेस करने की, हमारी वीडियोस को एक्सेस करने की, हमारी ऑडियो को एक्सेस करने की, और हमें वो देनी भी पड़ती हैं। क्योंकि कुछ चीजों में हमें, अब जैसे फेसबुक वगैरह इन सब में हम एक्सेस देते हैं, एक्सेस देंगे तभी हम अपलोड कर पाएंगे अपने फोटो वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कुछ भी हमारे फोन में होता है उनको सब सब चीजों का एक्सेस मिल जाता है। अगर वो हमारा डाटा निकालना चाहें तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वाली जो हम बोल सकते हैं, एक बहुत ही अ, हमारी जो प्राइवेसी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। संगीता महापात्रा पर टीका टिप्पणी करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर लोगों को रोकने और स्क्रीन करने के लिए राज्यों में फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। वर्ष 2019-21 में एफआरटी और ड्रोन दोनों का उपयोग उन नागरिकों की पहचान करने के लिए किया गया था जो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। परिणाम स्वरूप छवियों को उनकी सार्वजनिक रूप से निजी जानकारी के साथ मिलान किया जा रहा था। उनकी मतदाता पहचान या ड्राइविंग लाइसेंस या उनके सोशल मीडिया के रूप में इस तथ्य की बहुत कम परवाह की गई थी कि ऐसी तकनीकों में उच्च त्रुटि दर होती है और मानव के पूर्वाग्रहों के अधीन होता है। कोडर्स मिथ्या कथन के आधार पर कोई भी गिरफ्तारी इस प्रकार झूठी गिरफ्तारी का कारण बनेगी। इसी तरह क्लोज सर्टिफिकेट टेलीविजन के व्यापक उपयोग ने सार्वजनिक स्थानों को गोपनीयता उल्लंघन क्षेत्रों में बदल दिया है, क्योंकि लोगों को उनकी सहमति के बिना लक्षित किया जा रहा है। महापात्रा के अनुसार बड़े पैमाने पर निगरानी की पुलिसिंग के चिंताजनक मुद्दे के अलावा यह व्यक्तियों का आंकड़ाकरण है, बड़ी पहचान और गतिविधियों को मात्रात्मक डेटा में परिवर्तित किया जाता है, जो चिंता का बड़ा कारण बनता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रा के लिए सरकार के संपर्क टेस्टिंग ऐप आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि ऐप के संबंध में कई गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को उठाया गया था, अर्थात यह स्थिर पहचानकर्ता गुमनामी की संभावना को कम करता है और आवश्यकता से अधिक जानकारी एकत्र करता है। इस प्रकार उद्देश्य सीमा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया डाटा को अन्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। डेटा न्यूनीकरण एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्र किए गए डाटा की मूल मात्रा। 2017 के भारत के गोपनीयता के न्यायालय निर्णय की वैधता और अनुपातिकता आवश्यकताएं का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार आधार पर उपयोग हर घर को जियो टैग करने के लंबित प्रस्तावों के साथ यकीनन बेहतर शासन के लिए गोपनीयता और भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों को सुकुर्द करेगा। परिणामतः डिजिटल निगरानी के खिलाफ व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए तत्काल सुधार और नीतियां संचालित करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट भी खत्म हो जाती है, और हम जो सारी की सारी यूनिट जो है कंप्लीट हो गई हैं इस पेपर की। तो आप सारी की सारी वीडियोस जो है आप मीडिया एंड हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर के आप देख सकते हो। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। पहले आप सारी यूनिट्स की वीडियोस देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस को आंसर करने में सुविधा होगी। वो इजी रहेगा जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नए जो पेपर्स हैं उनकी भी अपडेट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी के भी जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर बचे हुए हैं उस पर भी वीडियो आ रही हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं।